हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक चौथा। क्या है, हमको दो संख्याओं का एचसीएफ दिया है। एचसीएफ हमको 306 और 657 का कितना दिया है, 9 दिया है। हमको क्या याद करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हल में लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको वही लिखेंगे हम सबसे पहले कि दिया है। जो हमको दिया रहता वही लिख लेते हैं। तो हमको एच सी एफ दिया है। एच सी एफ किसका किसका दिया है हमको, 306 और 657 का। कितना दिया है हमको, 9 दिया है। हमको एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम किसका किसका ज्ञात करना है हमको, 306 और 657 का हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो इससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या ज्ञात करना है और कैसे ज्ञात करना है। हमने जब हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल के देख रहे थे तो वहाँ पर हमने एक जांच की थी, याद होगा, कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणित एचसीएफ। मतलब कि जो संख्याएं हमको दी है ना, जो संख्याएं हमको दी है, हम यदि उसका एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं और उन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो उसका गुणा इन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर आता है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, हम वही वाला यहाँ पर सूत्र लगा के हम मान निकाल सकते हैं। तो क्या देखना है अपने को कि भाई देखो, कभी ऐसी दो संख्याएं दी है और उसका एलसीएम दिया है या फिर एचसीएफ दिया है, तो जो एक चीज, चार चीज है यहाँ पर, देखो दो संख्याएं और एलसीएम और एचसीएफ, इन चारों में से यदि हमको कोई सा एक नहीं दिया है तो हम ये वाले सूत्र से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं, यहाँ पर हम पहले से ही जानते हैं, हम जानते हैं, है ना। जो हम जानते हैं वो लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, हम जानते हैं कि क्या, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुणित एचसीएफ, ठीक है ना। तो दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी है, एक संख्या है 306 और दूसरी है 657। तो वही लिखेंगे हम यहाँ पर, 306 गुणित 657 बराबर क्या होगा, एलसीएम और गुणित में एचसीएफ। देखो एचसीएफ हमें कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है ना। तो यह हमने हमारा जो, हम सत्यता की जो हम जो जांच करते थे वो वाला सूत्र यहाँ पर लिख दिए है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको एलसीएम का मान निकालना है। किसका मान निकालना है, एलसीएम कितना है इन दोनों संख्याओं का वही निकालना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो एचसीएफ है इसको इधर ले आएंगे। मतलब कि जो एलसीएम जिसका मान निकालना है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको किधर ले जाएंगे, हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम को एक तरफ रखेंगे, बाकी सबको बराबर के दूसरी ओर ले आएंगे। तो यहाँ बाकी क्या है, 9 है। 9 एलसीएम के साथ कैसा है, गुणा में है, तो इधर आएगा तो इस पूरे के साथ कहाँ जाएगा, भाग में। तो हम लिख सकते हैं 306 गुणित 657 भागित कितना आ गया ये, 9 बराबर हमारा क्या बचा, एलसीएम, ठीक है। यहाँ पर जो कट रहा है उसे काट सकते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर 9 से ये 306 कट जाएगा, 9 एकम 9, है ना, 9 3 27, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर 3, तो ये 36 हो गया, 9 चौक 36। तो यहाँ पर कितना आ गया, इसको आगे पीछे हम लिख सकते हैं, देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर एल सी एम बराबर क्या क्या आ गया हमारा, 34 गुणित 657, ठीक है ना। इसका हम गुणा कर लेते हैं, 657 और गुणित में क्या है, 34 है। चलो 7 चौक 28 की 8 हासिल क्या आई 2, 4 पंजे 20, 2 22 की 2 हासिल क्या आई 2, 4 6 24 और 2 26, ठीक है। फिर कट लगा देते हैं अपन, 3 7 21 की 1 हासिल क्या आई 2,
3 पंजे 15 और 2 17 की 7 हासिल क्या ही 1 3 6 18 और 1 19। ठीक है, इनको क्या करते हैं अपन जोड़ लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8, ये हो गया 3 है ना, ये 6 और 7 13 की 3 हासिल क्या ही 1 3 और 9 12 की 2 हासिल क्या ही 1, तो कितना हो गया 2। तो यहाँ पर कितना हमारा एलसीएम आ गया, तो हम लिख सकते हैं एलसीएम एलसीएम बराबर कितना आ गया हमारा 22,338। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि यदि हमको दो संख्याओं या फिर एलसीएम और एचसीएफ में से कोई सा भी एक चीज नहीं दिया हो, जैसे कि यहाँ पर कोई सी एक संख्या नहीं दी हो, हमको एलसीएम और एचसीएफ दिया हो, तो इस विधि से हम क्या कर सकते हैं, उन सभी को निकाल सकते हैं। जो भी एक हमको नहीं दिया है इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो सवाल समझ में आया होगा, इसे नोट कर सकते हो। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है ना। हमको ये देखना है कि जो 6 की घात n है, 6 की घात n का मतलब है n यहाँ पर प्राकृत संख्या है ना। यदि 6 के हम गुणा करते जाए, जैसे कि 6 की घात n है, तो क्या लिखा है यहाँ पर, यदि प्राकृत संख्या है तो 6 की घात n है ना, फिर 6 की घात 2 बराबर 6 गुणित 6, फिर 6 की घात 3 बराबर 6 गुणित 6 गुणित 6। देखो यहाँ पर क्या देखेंगे हम कि जब n का मान प्राकृत संख्या हो तो क्या ये संख्या जो है ये कभी 0 पर समाप्त हो सकती है या फिर नहीं हो सकती है, देखते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। जो हमारी संख्या है क्या है 6 है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करके देख लेंगे। तो हल में लिखेंगे हम हल। ठीक है, 6 की घात n का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा। 6 का अभाज्य गुणनखंड यदि हम करेंगे तो 2 गुणित 3 आएगा। ठीक है ना। यहाँ पर जब हमने 6 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में तोड़ा तो कितना आया, 2 गुणित 3 आया। पर देखो यहाँ पर एक बात हम बता दे कि 0 कब आता है आखिरी में, यदि हम 2 का गुणा 5 में करें, है ना। मतलब कि यहाँ पर एक गुणनखंड कम से कम कितना होना, 5 होना। कितना होना, 5 होना। जब हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करें और कम से कम एक गुणनखंड कितना आ जाए हमारा, 5 आ जाए, तब हम बोल सकते हैं कि वह संख्या किस पे समाप्त हो सकती है, 0 पर। मतलब कि यहाँ पर देखो ये जो 6 का है उसका अभाज्य गुणनखंड किया हमने, तो 2 तो आ रहा है, पर दूसरा गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या, नहीं। तो हम 6 का कितनी भी बार गुणा कर दे तो इसका मतलब क्या है, कभी भी ये 0 पे समाप्त नहीं होगा, क्योंकि एक गुणनखंड 5 आना है। कितना आना है, 5 आता है, तब 0 पे समाप्त होता है। ठीक है ना। पर यहाँ पर कोई सा भी गुणनखंड 5 नहीं आ रहा है। ठीक है, इसीलिए ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगी। जो हमारी संख्या है 6 की घात n, ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए क्या गुणनखंड होना, देखो कोई भी संख्या शून्य पर समाप्त हो सकती है यदि उसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो, 2 गुणित
5 के रूप का हो। ठीक है ना। परंतु यहाँ पर क्या देखा हमने कि जो 6 की घात n है उसका अभाज्य गुणनखंड किस रूप का है, 2 गुणित 3 के रूप का है। अतः हम लिख सकते हैं, अतः संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है ना। तो ये जो संख्या है 6 की घात n, यह अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि अंक 0 पर समाप्त होने के लिए एक गुणनखंड क्या होना, हमारा 5 होना, जो कि 6 में कभी भी संभव नहीं होगा। ठीक है ना। तो समझ में आया होगा, इसे नोट कर लो। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, क्या है प्रश्न 6वां। व्याख्या कीजिए कि व्याख्या कीजिए 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है ना। यहाँ पर हमको ये बताना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या लगभग सब जानते होंगे, ऐसी संख्या होती है जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या का भी भाग चले जाए, तो वह कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यही देखेंगे कि ये जो संख्या है इसमें खुद के और एक के अलावा किसी और का भाग जा रहा है कि नहीं, मतलब कि कम से कम 2 यदि गुणनखंड आए, कितने गुणनखंड आए, 2 यदि गुणनखंड आए तो हम उसे बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे कि हम बोलते हैं 4, ठीक है ना। तो 4 के अलावा इसमें 2 और गुणनखंड भी है, 2 गुणित 2। ठीक है ना। तो ये कैसी संख्या होती है, भाज्य संख्या होती है। ठीक है। जिसमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चले जाए उससे हम बोलेंगे भाज्य संख्या। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमको 2 संख्याएं दी गई है। कितनी संख्याएं दी गई है, 2। एक ये है और एक ये है। बताना है दोनों संख्याएं भाज्य क्यों है। ठीक है। तो पहली संख्या को हम a मान लेते हैं और दूसरी को क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। तो हल में लिखेंगे, पहली संख्या को हम मान ले a, तो हम लिख सकते हैं a बराबर 7 गुणित 11 गुणित 13 और धन में 13। देखो एक पद ये यहाँ से यहाँ तक एक पद कहलाएगा और दूसरा पद ये कहलाएगा। देखो ये तो गुणा में है, ये तो सब गुणा में है ना, इसको एक पद मानेंगे और ये जो दूसरा है उसे दूसरा पद मानेंगे, धन में जो रहता है। ठीक है। दोनों में हम जो भी कॉमन दिख रहा है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, इसे थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सरल कर लेते हैं, जिससे कि हम बता सके कि ये संख्या भाज्य क्यों है, क्यों। ठीक है। तो यहाँ देखो दोनों में हमको 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ बच जाएगा हमारा 7 गुणित 11। ठीक है। और धन यहाँ पर 13 कॉमन निकल लिया तो कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं a बराबर 13। अब देखो 7 का यदि 11 में गुणा कर देंगे तो 77 आ जाएगा और धन 1, तो कितना आ गया, देखो आ गया। और थोड़ा सा हल कर लेते हैं हम, 13 और गुणित में 1 जोड़ देंगे 77 में तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो क्या देखा हमने कि ये 13 गुणित 78 है। कितना है ये, 13 गुणित 78। ये संख्या देखो यहाँ पर 2 गुणनखंड यदि हम कर रहे हैं तो 2 गुणनखंड एक दिख गए हमको। देखो एक 13 दिख गया, दूसरा क्या दिख गया, 78 दिख गया। तो क्या लिखेंगे कि हम ये जो संख्या है हमारी, तो संख्या भाज्य है। कैसी संख्या ये, भाज्य है, क्योंकि इसमें एक और खुद के अलावा 2 गुणनखंड और भी है। ठीक है ना। तो लिखेंगे हम यह संख्या भाज्य है, संख्या भाज्य है, क्योंकि लिखेंगे हम, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य 2 गुणनखंड भी है, 2 गुणनखंड ठीक है ना। संख्या कैसी है, ये भाज्य है, क्योंकि इसमें
एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है, कौन कौन से, देखो 13 गुणित क्या है 78 है। ठीक है, इसी प्रकार हम अगली संख्या को भी देख सकते हैं, इसी प्रकार अगली संख्या को भी हम हल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगली संख्या क्या है हमारे पास, तो लिखेंगे हम इसी प्रकार अगली संख्या हम b मान लेते हैं इसे। तो b बराबर कितना हमारा 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1 और धन 5। ठीक है, दोनों में हमको क्या कॉमन दिख रहा है 5। देखो ये एक पद हुआ हमारा और ये दूसरा पद हुआ, ये एक पद हो गया ये दूसरा पद दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है हमको 5 कॉमन दिख रहा है। 5 कॉमन निकाल लेते हैं तो ये 5 बाहर आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 7 गुणित 6 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2। देखो एक का गुणा करेंगे तो एक ही आता है, पता है अपने को धन, यहाँ से 5 कॉमन निकल जाते हैं, क्या बचा हमारा 1 बचा। इन सब का आपस में गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा ये 5, देखो 7 6 42, कितना हुआ 42 हुआ 42 7 6 42। देखो 4 3 12 12 दूनी 24, इनका आपस में क्या कर लेते हैं अपन गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा ये 4 दूनी 8 4 चौक 16, फिर 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, 10 की 0, हासिल क्या 1 और ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो कितना आया हमारा 1008 और धन में क्या आया 1। ठीक है, इससे और थोड़ा सा आगे हल कर सकते हैं हम, यदि एक को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणित 1009। देखो तो यह संख्या भी कैसी है भाज्य है। देखो यहाँ पर भी क्यों ये भाज्य है, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड भी आ रहे हैं। कौन कौन आ रहा है, एक 5 आ रहा है और एक 1009 आ रहा है, तो हम यही लिखेंगे कि यह संख्या भी भाज्य है कैसी संख्या है भाज्य। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं संख्या भाज्य है। कैसी है ये भाज्य है, क्योंकि इसमें एक के अलावा अन्य दो गुणनखंड है। ठीक है ना, एक के अलावा अन्य कितने गुणनखंड है 2 गुणनखंड है, इसीलिए यह संख्या भी क्या कहलाएगी भाज्य संख्या। ठीक है, तो यही अपने को दर्शाना था, इसे नोट कर सकते हो।